वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन चैनल। हमारा पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का क्लासेस चल रहा है और आज का जो टॉपिक है वो है नॉमिनेशन, क्लेम्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, लॉकर एंड सेफ कस्टडी। आप लोग ऐसा समझ के चलिए इस टॉपिक से 6 से 7 मार्क आपको एग्जाम में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉमिनेशन का नया रूल्स अभी आ चुका है एग्जाम में और लॉकर और सेफ कस्टडी से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, पहले तो देख लीजिए नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो किस किस को अवेलेबल है। ठीक है, पहले डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी रहता है। जो सेफ कस्टडी का अकाउंट है उसमें रहता है और सेफ डिपॉजिट जो वॉल्ट है और लॉकर है उसमें रहता है। ठीक है, और जो आपका नॉमिनेशन फैसिलिटी है ये कौन सा एक्ट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सेक्शन 45Z से 45ZF तक आपको जो रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें नॉमिनेशन का जो बात है वो किया गया है। ठीक है, फिर आप लोग ये एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया आया है। डिपॉजिटर कैन नॉमिनेट अप टू 4 नॉमिनी फॉर देयर डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी अकाउंट, सेफ लॉकर एंड स्पेसिफाइज द शेयर परसेंटेज ऑफ द एंटाइटलमेंट फॉर ईच नॉमिनी, एंश्योर दैट द टोटल इक्वल्स 100%। इसका मतलब ये है कि आपका कोई डिपॉजिट अकाउंट हो या सेफ कस्टडी अकाउंट हो या लॉकर हो, उसमें आप मैक्सिमम 4 नॉमिनी तक दे सकते हैं। ठीक है, और इसका जो टोटल परसेंटेज है आपका नॉमिनी का वो आपका 100% रहता है। ठीक है, अगर आप 4 नॉमिनी देते हैं तो एवरी नॉमिनी को आप 25% करके दे सकते हैं। ठीक है, नॉमिनी का शेयर जो है। ठीक है, फिर देख लीजिए जो 45Z से ZF तक आपका नॉमिनेशन के बारे में बात किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उसमें कौन से एक्ट में किस के बारे में बात किया गया है। जो डिपॉजिट अकाउंट है उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 45Z से ZB तक, और सेफ कस्टडी के बारे में दिया गया है सेक्शन 45ZC से 45ZD तक, और जो लॉकर है उसके बारे में दिया गया है 45ZE से ZF तक। तो इसका याद रखने के लिए आप लोग ऐसे याद रखना कि डिपॉजिट अकाउंट ऐसे शुरू होता है इसलिए जेड ए से जेड बी, फिर ये सेफ कस्टडी सी से शुरू होता है तो सी से डी तक, और ये लॉकर्स का ई से एफ तक, ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर जो फॉर्म्स, कौन से फॉर्म इसके लिए यूज होता है, डिपॉजिट अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए DA 1 यूज होता है, अगर आपको नॉमिनेशन कैंसिल करना है तो DA 2 यूज होता है, और अगर आपको नॉमिनी चेंज करना है तो DA 3 यूज होता है। ऐसे सेम सेफ कस्टडी में अगर आपको न्यू नॉमिनी देना है तो SC 1 यूज होता है, अगर नॉमिनी कैंसिल करना है तो 2 यूज होगा, अगर आपका नॉमिनी चेंज करना है तो 3 यूज होगा। ऐसे करके आपका लॉकर में भी SL 1, SL 2 और SL 3। लेकिन ये जो फॉर्म है ये अभी चेंज हो चुका है नवंबर में, जो न्यू रूल आया है नॉमिनेशन का, इस हिसाब से अभी जो नया नॉमिनी का फॉर्म है वो है PNB 1386। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नया आया है, ये एग्जाम में आ सकता है कि नॉमिनेशन का जो फॉर्म है ये नया अभी कौन सा यूज होता है, आप चेंज करना है, नया देना है, या फिर आपको कैंसिल करना है, कुछ भी करना है, आपका PNB का 1386 का जो फॉर्म है वही अभी यूज होता है। ठीक है, फिर ये देख लीजिए, अगर आपका जो अकाउंट होल्डर है वो अगर लिटरेट है तो सिग्नेचर जरूरी है, उसके लिए कोई विटनेस नहीं चाहिए। अगर आपका थंब इम्प्रेशन देते हैं, थंब इम्प्रेशन मतलब अगर वो इलिटरेट है तो 2 विटनेस चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि अगर कोई इलिटरेट कस्टमर है तो उसका जो नॉमिनेशन है उस फॉर्म में कितना विटनेस का साइन चाहता है, 2 विटनेस का साइन लगता है। तो अभी देख लीजिए नॉमिनेशन का जनरल गाइडलाइंस, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ना। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा मैं हमारा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। पहले तो देख लीजिए हु कैन नॉमिनेट, कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है। पहले इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट माइनर्स, माइनर्स नहीं कर सकते। फिर जॉइंट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का जो जॉइंट अकाउंट है वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं अकाउंट में। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो भी अकाउंट में नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हु कैन नॉमिनेट, कौन कौन नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर आया है हु कैन नॉट नॉमिनेट, कौन कौन नॉमिनेट नहीं कर सकता, अपने अकाउंट में जो है वो नॉमिनी नहीं दे सकते। पहले है माइनर, माइनर अकाउंट में नॉमिनी नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे हमने एक नोट पे दिया है कि माइनर कांट बट ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर कैन, मतलब माइनर खुद नॉमिनेट नहीं कर सकता, माइनर खुद अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं दे सकता, लेकिन माइनर के बिहाफ में अगर उसका कोई गार्जियन है वो अकाउंट में नॉमिनी दे सकते हैं। फिर HUF जो है वो अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं दे सकता, फिर क्लब सोसाइटी नहीं दे सकते, फिर कंपनी ट्रस्ट, ये लोग अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं दे सकते। ये गया कौन कौन है जो अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं दे सकते। फिर आया हु कैन बिकम ए नॉमिनी, कौन कौन नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल एनी एज एनी रिलेशनशिप, जो इंडिविजुअल है किसी भी एज में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, ये पहले भी हमने बोला है, इंडिविजुअल अकाउंट में हो और जो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में, इसी दोनों में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है।
ये 2 नंबर पॉइंट है, नॉमिनेशन फैसिलिटी किसमें अवेलेबल नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन इंडिविजुअल्स अकाउंट्स लाइक पार्टनरशिप, ट्रस्ट, लिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा, इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फिर इन जॉइंट अकाउंट नॉमिनेशन शुड बी मेड बाय ऑल द जॉइंट होल्डर, अगर जॉइंट अकाउंट है जो जॉइंटली ऑपरेटेड है उसमें नॉमिनेशन देने के लिए ऑल होल्डर जो है उनको आना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इसका एक चार्ट है सेपरेट जो हम लास्ट में ऐड कर देंगे। फिर है नॉमिनी कैन बी एन एनी नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग ए माइनर और एन इंसॉल्वेंट पर्सन और एनआरआई, नॉन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी, ये तो हमने पहले भी बोला है। फिर ये और एक पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, if any minor is appointed as nominee, then the account holder should provide name of a major persons who will act on behalf of minor nominee for receiving money during minority of the nominee। ठीक है, मतलब अगर कोई सी भी माइनर को आप नॉमिनी अपॉइंट करते हैं तो उसका एक जो मेजर गार्जियन है उसको एक मेजर पर्सन को गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा। उस नॉमिनी के बिहाफ पे वो जो मेजर पर्सन है वो आपका जो मनी है वो रिसीव करेगा। ये दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये याद रखना है कि माइनर कोई अकाउंट में नॉमिनी दिया हुआ है उसके बिहाफ पे एक मेजर जो गार्जियन है उसको आपको एज ए गार्जियन वो जो नॉमिनी है उसका पैसा जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, फिर इन द केस ऑफ जॉइंट डिपॉजिट अकाउंट द नॉमिनीज राइट्स अराइज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल डिपॉजिटर, मतलब कोई जॉइंट अकाउंट है उसमें जो नॉमिनी का राइट है वो तभी अराइज होगा जब ऑल जो डिपॉजिटर है वो डेथ हो जाएगा, मतलब जॉइंट अकाउंट में सभी डिपॉजिटर के डेथ होने के बाद ही नॉमिनी का जो राइट है वो अराइज होगा। ठीक है, ये लेके केस स्टडी आ जाता है एग्जाम में। फिर ये 2024 में एग्जाम में आया था, ये आप लोग याद रख लेना, जो नॉमिनेशन कैन नॉट बी एक्सेप्ट इन एन ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट इवन इफ इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, मतलब आप लोग समझ लीजिए अगर कोई जो सीसी अकाउंट है या ओडीआई अकाउंट है उसमें अगर क्रेडिट में भी बैलेंस है तब भी उसमें जो नॉमिनी है उसका कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, फिर जो नॉमिनी कैन टेक प्रीमेच्योर पेमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट्स इन केस ऑफ डिसीज क्लेम, मतलब अगर डिसीज क्लेम में जो डिसीज पर्सन है उसका कोई प्री एफडी या आरडी है, टर्म डिपॉजिट है, तो उसका जो प्रीमेच्योर क्लोजर है उसका हक नॉमिनी के पास है। अगर नॉमिनी चाहता है तो जो टर्म डिपॉजिट है उसका प्रीमेच्योर क्लोज कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है 2026 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो भी मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पार्ट से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नॉमिनी का स्टेटस क्या है आप लोग एक बार देख लीजिए, नॉमिनी का स्टेटस है ट्रस्टी, एग्जाम में दिया हुआ रहता है। नॉमिनी का स्टेटस के ऑप्शन में दिया होगा ट्रस्टी हो बेनिफिशियरी ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को जानना होगा कि नॉमिनी जो है उसका स्टेटस है एज ए ट्रस्टी ऑफ लीगल हायर। ठीक है, फिर राइट ऑफ नॉमिनी अराइज, कब नॉमिनी का राइट स्टार्ट होता है, पहले बोला है आफ्टर डेथ ऑफ ऑल डिपोजिटर, सभी डिपोजिटर की डेथ होने के बाद ही नॉमिनी का जो राइट्स है वो अराइज होता है। फिर नॉमिनेशन कैन बी कैंसिल और वेरिड एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब अगर आप चाहे तो अकाउंट खोलने के समय या खोलने के बाद जब भी चाहे तब अकाउंट में नॉमिनी दे सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जितने बार चाहे उतने बार कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर अगर नॉमिनी क्लेम करना हो, जो नॉमिनी है अकाउंट में उसको क्लेम करना हो तो पीएनबी 831 यूज होता है। अगर अकाउंट में नॉमिनी नहीं दिया हुआ है तो जो फॉर्म यूज होगा वो है पीएनबी 46 से 47। ठीक है, फिर विटनेस, विटनेस का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अगर लिटरेट है तो आपको कोई भी विटनेस का जरूरत नहीं है, अगर इलिटरेट है थंब इंप्रेशन देते हैं तो 2 विटनेस का जरूरत पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्म नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका नॉमिनी का जो क्लेम है उसके बारे में, फॉर अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन क्लेम शुड बी सेटल विद इन 1 मंथ फ्रॉम सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर अकाउंट में नॉमिनी नहीं दिया हुआ है तो जो नॉमिनी का क्लेम है वो सबमिट होने के 1 महीने के अंदर आपको जो नॉमिनी क्लेम है वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। If with nominee, then within a period not exceeding 15 days from the date of receipt of the claim, अगर नॉमिनी दिया हुआ है अकाउंट में तो आपको 15 डेज में जो नॉमिनी का क्लेम है उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहली कैटेगरी देख लीजिए, अकाउंट अगर आइदर और सर्वाइवर में हो या फॉर्मर और सर्वाइवर में हो या जॉइंटली ऑपरेटेड हो, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है आइदर और सर्वाइवर में है तो आपको दोनों का साइन चाहिए। अगर आप फॉर्मर और सर्वाइवर में खोलना चाहते हैं तो आप भी दोनों का साइन चाहिए, और जॉइंटली में खोलना चाहते हैं तो चाहिए ही दोनों का साइन। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं अकाउंट आइदर और सर्वाइवर में हो तो दोनों का साइन चाहिए, फॉर्मर और सर्वाइवर में हो तो सिर्फ फॉर्मर का साइन चाहिए, और जॉइंटली में हो तो भी दोनों का साइन चाहिए। फिर अगर आपको स्टॉप पेमेंट करना है अकाउंट का, अगर आप आइदर और सर्वाइवर में रहो, आइदर और सर्वाइवर में किसी भी एक का चाहे तो अकाउंट का स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं, चेक का स्टॉप पेमेंट कर सकता है, फॉर्मर और सर्वाइवर में सिर्फ फॉर्मर कर सकता है, और जो जॉइंटली ऑपरेटेड है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं
तो आपको पढ़ने में याद रहेगा। ये है आइदर और सर्वाइवर, ये है फॉर्मर और सर्वाइवर, ये है जॉइंटली। जॉइंटली में आपको जो भी चाहे वो कर सकते हैं, एनी वन स्टॉक पेमेंट कर सकते हैं। फिर नॉमिनेशन देना हो या कैंसिल करना हो, दोनों का चाहिए। इस फॉर्मर और सर्वर में भी दोनों का चाहिए और जॉइंटली में तो दोनों का चाहिए। अगर अटैचमेंट ऑर्डर लग गया है अकाउंट में आइदर और सर्वर में, तो दोनों इक्वली लायबल होगा। फॉर्मर और सर्वर में भी दोनों इक्वली लायबल होगा और जॉइंटली में भी दोनों इक्वली लायबल होगा। तो अभी हम सेफ कस्टडी के बारे में बात करते हैं। सेफ कस्टडी में नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली इन द case of individual depositor, sole proprietorship concern, any and not in respect of person jointly depositing article of safe custody। मतलब सेफ कस्टडी का कोई अकाउंट हो तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल डिपोजिटर हो या सोल प्रोपराइटर हो, तभी सिर्फ उसमें आप जो है नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। ज्वाइंटली ऑपरेटेड में आप नॉमिनी नहीं ऐड कर सकते। फिर लॉकर में ऐसा कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शन, नॉमिनी अगर ज्वाइंटली हो या सिंगली हो किसी भी अकाउंट में आप जो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। लॉकर, स्मॉल टाइप्स ऑफ लॉकर, मीडियम टाइप्स ऑफ लॉकर, लार्ज, वेरी लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ये है लॉकर के टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लॉकर का जो रेंट है ये एग्जाम में ज्यादा तो नहीं आते हैं, एग्जाम में आएगा भी नहीं मुझे लगता। और लॉकर का जो रेंट है इसके बारे में एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है और शायद आएगा भी नहीं। नवंबर के सर्कुलर में ये चेंज हुआ है। ये आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं, अगर मेरे हिसाब से ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। देयर इज अ पोटेंशियल सिचुएशन वेयर द लॉकर हायर नाइदर ऑपरेट्स द लॉकर नॉर पे द रेंट। टू एंश्योर prompt payment of locker rent, term deposit under income option shall be obtained at the time of allotment, which will cover, क्या क्या कवर होता है, 3 years rent and the charges for breaking open the locker plus 1000 रुपीज। कभी कभी ऐसा होता है जो लॉकर ऑपरेटर्स है वो ना तो लॉकर को ऑपरेट करते हैं ना तो रेंट पे करते हैं, इसीलिए जब हम उनको लॉकर देते हैं तभी हम उनसे एक इनकम ऑप्शन में टर्म डिपॉजिट ले लेते हैं जो कि 3 साल का रेंट कवर करता है, साथ में जो ब्रेक ओपन का चार्जेस है वो कवर होता है, प्लस आपको 1000 रुपीज ले लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, सीसीटीवी रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन 2024 में शायद आया था ये क्वेश्चन। सीसीटीवी का जो प्रिजर्वेशन है वो कितने दिनों तक रखना पड़ता है, 180 डेज तक रखना पड़ता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग फॉर एटलीस्ट 180 डेज and in case of complaints involving unauthorized access of theft or theft retain footage until police investigation conclude and the dispute of resolve। मतलब आपका जो सीसीटीवी फुटेज है वो 180 डेज तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। और इन केस अगर कोई कंप्लेन आया हो या अनऑथराइज्ड कुछ एक्सेस हुआ हो या थेफ्ट का कुछ प्रॉब्लम हो या फुटेज का अगर पुलिस को देना हो, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना हो, तब जब तक वो जो रिजॉल्व नहीं होता डिस्प्यूट तब तक आपको वो फुटेज रखना पड़ता है, लेकिन इन जनरल आपको 180 डेज तक रखना पड़ता है। ठीक है, और जो लोकर हायर है उनका जो कैटेगरी होता है रिस्क का वो दो टाइप का होता है, एक मीडियम रिस्क लोकर हायर है और जो हाई रिस्क लोकर हायर है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दो पॉइंट के साथ ये दो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई रिस्क का हो तो उसको एटलीस्ट ईयर में एक बार जो लॉकर है वो ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर मीडियम रिस्क का हो तो एटलीस्ट उसको 3 साल में एक बार लॉकर को ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर और एक है सेटलमेंट। सेटलमेंट का एक क्वेश्चन आता है, आपका सेविंग अकाउंट का हो या करंट अकाउंट का हो या लॉकर का हो, किसी का भी हो, अगर नॉमिनी दिया हुआ है तो 15 डेज में आपका जो लॉकर का जो क्लेम है वो आपको सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, अगर रेंट पेमेंट नहीं करता है, इफ लॉकर रेंट रिमेन अनपेड फॉर 3 consecutive ईयर, अगर 3 साल तक लॉकर का जो रेंट है वो अनपेड रहता है, द बैंक में इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ब्रेक ओपन, बैंक जो है वो ब्रेक ओपन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो उसके पहले आपको जो लॉकर का जो ऑपरेटर है उसको एक बार इन्फॉर्म करना जरूरी है। इन्फॉर्म करने का कि आप लोग ये जो है वो ऑपरेट कीजिए नहीं तो हम ब्रेक ओपन कर देंगे। ठीक है, फिर और एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 ईयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एक बार देख लीजिए, इफ ए लॉकर रिमेन इन ऑपरेटिव फॉर 7 years एंड द लॉकर हायरर कैन नॉट बी लोकेटेड इवन इफ रेंट इज बीइंग पेड रेगुलरली। इसमें ये बोला गया है कि अगर 7 साल तक जो ऑपरेटर है लॉकर का वो लॉकर को ऑपरेट नहीं कर रहा है लेकिन वो रेंट रेगुलरली पे कर रहे हैं, तब भी हम जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन लेने से पहले हम नोटिस करेंगे उसको, लेटर के थ्रू दे सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, एसएमएस के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन आप तब भी सेटिस्फाई अगर नहीं हो, उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक नोटिस दे सकते हैं। कहाँ दे देंगे, अब दो न्यूज़ पेपर में देंगे, एटलीस्ट दो न्यूज़ पेपर, एक तो इंग्लिश होगा और एक वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे, वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से आप न्यूज़ पेपर के पब्लिक नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर ऑफ ब्रेकिंग ओपन, ब्रेकिंग ओपन जब करेंगे तब क्या प्रोसीड्यूर है,
यस, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी आप जो क्लियर लीजिए, एक बैंक का ऑफिशियल रहेगा और 2 विटनेस रहेगा, तो आप ऑपरेट करेंगे, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो 180 डेज तक प्रिजर्व करके रखना है। ये जो टॉपिक है ये यहाँ से एग्जाम में 6 से 7 मार्क मिल सकते हैं आप लोगों को, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक को पढ़ना। अभी जो पढ़ा है उसी को लेकर आप 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। व्हिच एक्ट गवर्न्स द नॉमिनेशन फैसिलिटी इन बैंक? ये जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है बैंक में, वो कौन से एक्ट जो है वो गवर्न करते हैं? वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। फिर विच फॉर्म इज यूज फॉर ए क्लेम रिक्वेस्ट बाय नॉमिनी? अगर नॉमिनी है तब कौन से फॉर्म यूज होते हैं नॉमिनी क्लेम के लिए? पीएनबी 831, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, नॉमिनेशन कैन बी मेड एट विच स्टेज ऑफ अकाउंट ऑपरेट? एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंट पीरियड। आप अकाउंट पीरियड की कभी भी जब चाहे तब अकाउंट में नॉमिनी दे सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर विच टाइप ऑफ लॉकर? नहीं, ये हो सकता है कि इसमें ये पूछा गया है कि आप सिंगल हो या जॉइंट हो, किसी भी अकाउंट के टाइप में लॉकर में आपको जो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने देख कर रखा है। ऐसे एक अकाउंट था, नॉमिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेड इन विच अकाउंट? आपका 4 ऑप्शन था, उसमें से कौन से अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? ओवरड्राफ्ट है, सेविंग अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, लॉकर है, सेफ कस्टडी। ये आपका जो ऑप्शन था उसमें से सिर्फ ओवरड्राफ्ट अकाउंट है जिसमें आपका नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बाकी सब अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का क्लास। ऐसे अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कौन से टॉपिक से आप लोगों को क्लास चाहिए, हम उसी टॉपिक को पकड़ के आप लोगों के लिए क्लास बना देंगे। वैसे ही अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए, मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए और मॉक टेस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे और आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फुल कोर्स चाहिए या फुल मॉक टेस्ट का कोर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए।